बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। बदायूं में बड़ा हादसा होने से टला है। बच्चों से भरी स्कूल वैन का स्टीयरिंग फेल हो गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। ओघैती थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्कूल वैन थी जो बच्चों से भरी हुई थी, स्टीयरिंग फेल हो गया, लेकिन हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। ये गनीमत रही। उघेती थाना क्षेत्र पर यह पूरी घटना हुई है। ये बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ये हादसा टल गया, इस बात की गनीमत है। और यहाँ पर ये स्कूल वैन बच्चों से भरी हुई थी, इसका स्टीयरिंग फेल हो गया था, जिसके बाद ये बड़ा हादसा होते होते बचा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर स्कूल के बच्चों से भरी वैन का स्टीयरिंग फेल हो गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। उघैती थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। वैन का स्टीयरिंग फेल हो गया था। तो बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, बदायूं में बड़ा हादसा होने से बाल बाल टला है। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे बदायूं संवाददाता रिंकू भारद्वाज फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। रिंकू, यहां पर ये बड़ा हादसा होने से टला है, कैसे ये गनीमत हो पाई कि हादसा नहीं हुआ, और इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए रवि, बता दूं, ये पूरा मामला इस निजामनगर की एसआर कॉन्वेंट स्कूल की एक वैन थी जिसका स्टीयरिंग फेल हो गया, जो उघैती थाना क्षेत्र के गांव रघुनाथपुर के पास बच्चों को लेकर आ रही थी सुबह सुबह। तभी अचानक स्टीयरिंग फेल हो गया। ये तो गनीमत रही कि स्टीयरिंग फेल होने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी पर कंट्रोल कर दो, गाड़ी को सुरक्षित रोक लिया। और वहीं इस पूरी घटना का ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और एक बात मैं आपको बता दूं, इसी स्कूल की एक बस लगभग अब से 6-7 महीने पहले वो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, लेकिन इस ओर ना तो कॉलेज प्रशासन, ना विद्यालय प्रबंधन समिति और ना ही जिले के आला अधिकारी इन ओर ध्यान दे रहे हैं कि मासूम बच्चों के साथ कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। कितने बच्चे गाड़ियों में जाने चाहिए, कितने नहीं जाने चाहिए, आज तक इनका कोई भी इसका आकलन नहीं किया गया है। जी रवि, इन चीजों पर भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया रिंकू, तमाम जानकारी के लिए आपका। सपा पार्टी के बॉस डी विधानसभा के उपाध्यक्ष ललन यादव ने बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे को चैलेंज करते हुए कहा कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। मैंने भगवान और गांव के समाज के नाम पर अपनी 2 बीघा जमीन को दान कर दिया है, जहां काली मां के मंदिर और हनुमान के मंदिर समेत छठ मां के लिए भी पोखरा बना है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सांसद, विधायक और किसी भी नेता ने अगर भगवान के नाम 10 कट्टा भी जमीन दिया हो तो बताएं। पूर्व ग्राम प्रधान बिसौली, सपा के पहले महासचिव थे, पूर्व महासचिव, आज जो है सपा के विधानसभा के उपाध्यक्ष हूँ और इस क्षेत्र का समाजवादी पार्टी का सारे कार्यकर्ताओं का दुख सुख में भाग लेता हूँ। आपने कैसा जमीन और किसको दान दिया है? देखिए, मैं भगवान के नाम पर और गांव के समाज के नाम पर 2 बीघा जमीन जो है मैं दान कर दिया हूँ, जिसमें काली माँ का मंदिर बना है, हनुमान जी का मंदिर बना है, कलकत्ते काली माँ का स्थान बना है। उधर छठ माँ का पूजा के लिए गांव में एक पोखरा नहीं था, जिसको मैंने जमीन दिया, 1 बीघा जमीन दिया, उसमें पोखरा बना हुआ है। जी जी, कहाँ से आपके मन में विचार आए, कैसे आप? देखिए, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। अपना लोगों की मानसा थी कि यहाँ छठ घाट बने, सामुदायिक केंद्र बने, काली माँ का स्थान बने, हनुमान जी का मंदिर बने। तो मैंने जो गांव की मनसा था, गांव के लोगों ने, जवार के लोगों ने मांग किया, यहाँ 5 गांव के लोग का वो शादी ब्याह। मुजफ्फरनगर भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के सिंचाई विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 31 अगस्त को महापंचायत होनी है। पिछले कई वर्षों से सिंचाई विभाग मनमानी कर रहा है। राजवाह मायनरों के वीआईपी में कई सालों से पानी नहीं है, जिसके चलते किसानों की खेती की समय से सिंचाई नहीं हुई, जिस कारण किसानों की फसलें खराब हो चुकी हैं। गाड़ी खड़ी मिल जाएगी, दोनों राइट हैंड पर गाड़ी खड़ी। मीटिंग की थी वहाँ गिस्सोखेड़ा गांव में। गिस्सोखेड़ा के आसपास के जो गांव हैं, चोकड़ा, मथुरा, पावटी, सैदपुरा, इन लोगों को बड़ी समस्या है आज की तारीख में। एक तो बारिश कम हो रही है अब की बार, और इसकी वजह से इनके खेतों में सिंचाई नहीं हो पा रही। सिंचाई ना होने का मेन कारण है सिंचाई विभाग की लापरवाही और सिंचाई विभाग की घोटाले का दोषी से। सिंचाई खुदाई के नाम पे इन लोगों ने कागजों में दिखा रखी, लेकिन जो मौके की स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब है। किसानों के खेत तक पानी नहीं जा पा रहा।
और किसान की जो मुंजी की फसल है वो आज की तारीख में सूखने के कगार पर है। सहारनपुर में जेल में मुलाकात के लिए अब लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। अब ई मुलाकात रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कैदी और बंदियों के परिजन उनसे आसानी से मिल सकते हैं, जिसकी जानकारी वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने दी है। बता दें कि जेल में सजा काट रहे कैदियों के परिजनों से मिलने के लिए एक सिस्टम तैयार किया गया है, जिसमें कैदी और बंदी के परिजन उनसे अब ई मुलाकात रजिस्ट्रेशन के जरिए मिल सकते हैं। वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने कहा कि सरकार की ओर से एक पोर्टल तैयार किया गया है, जिससे रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। राज्य सरकार की पहल पर पब्लिक की सुविधा के लिए ई मुलाकात की सुविधा दी गई है, जिसमें आप घर बैठे मुलाकात बुक करा सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल पर जाकर नेशनल प्रिजन पोर्टल NPIP टाइप करना पड़ेगा अथवा न्यू विजिटर्स रजिस्ट्रेशन टाइप करना पड़ेगा। वहाँ पर ई मुलाकात का ऑप्शन मिलेगा। ई मुलाकात के ऑप्शन पर आप विवरण को भरेंगे, जिसमें आने वालों का विवरण और बंदी का विवरण दोनों रहता है। इसके बाद अपना आधार कार्ड भी का नंबर डालना पड़ेगा, उससे मुलाकात आपकी बुकिंग हो जाएगी। उसके नीचे ई मुलाकात स्टेटस है। ई मुलाकात स्टेटस पर आप मुलाकात चेक कर सकते हैं घर बैठे, और आपकी मुलाकात अगर कंफर्म होती है तो आपके पास जो है मैसेज पहुंचेगा, और उस मैसेज को लेकर आप प्रिंट आउट लेकर उसकी प्रिंट आउट को लेकर आप जेल पर आ जाइए और मुलाकात आपकी जो है करा दी जाएगी। आपको लंबी लाइनों में कतारों में रहने की ज़रूरत नहीं, वो सीधा आप मुलाकात करने के लिए आ सकते हैं। इससे समय और धन दोनों की बचत होगी। रायबरेली में भारी बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ दी। वहीं अमृत योजना के तहत खोदकर बनाई गई सड़कें भी जगह जगह धंस गई हैं, जिसे लेकर डीएम ने सड़कों को तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए। जहां एक तरफ अमृत योजना से जुड़े अधिकारियों का दावा है कि देर रात तक सभी सड़कों को दुरुस्त कर लिया जाएगा, तो दूसरी ओर डीएम ने ITI एकता विहार और राजकीय कॉलोनी समेत सभी सड़कों पर हैवी लोड टेस्टिंग के निर्देश जारी किए हैं, जो योजना के तहत बनाई गई थी। देखिए, भारी बारिश के दृष्टिगत प्रशासन की जितनी भी टीम्स हैं वो तहसील के स्तर पे हैं या नगरीय क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में सभी जगह सजग हैं और निरंतर इसमें हम लोग निगरानी भी कर रहे हैं। जो सड़क के क्षतिग्रस्त होने के संबंध में आपने प्रश्न पूछा है, वहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि एक ITI से संबंधित जो हमारी ITI वाली सड़क है, गवर्नमेंट कॉलोनी से संबंधित जो हैं, और कुछ और 2 सड़कों के संबंध में इस तरह की सूचना प्राप्त हुई थी। अमृत योजना से संबंधित जो सड़क थी उसमें क्षतिग्रस्त होने के उपरांत उसमें रेक्टिफिकेशन का कार्य करा लिया गया है, और जो अन्य हमारी ऐसी सड़कें हैं उनकी भी हम लोग टेस्टिंग करा रहे हैं। जहाँ भी इस तरह की समस्या आती है उसमें और हमारे संवाददाता असद खान फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। असद, और क्या कुछ जानकारी इसको लेकर मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से लगातार 2 दिन हुई बारिश से सड़कों की हालत बद से बदतर हुई है, वो पहले भी जो सड़कें बनी थी वो कहीं ना कहीं इनको मानकों को चेक करना चाहिए, क्योंकि लगातार जो बरसात होती है, बरसात के बाद सड़कों की हालत बेकार होती है, तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता में कमी भी है। और लगातार जिलाधिकारी ने इस पे अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द उनको सही कराया जाए। और अमृत योजना से बनी जो नई सड़कें हैं उनको भी जो गड़बड़ हुई है उनको सही कराया जाए। फिलहाल अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी वो इन बदहाल सड़कों को सही कर पाते हैं, क्योंकि रायबरेली की अधिकांश सड़कें जो हैं वो गड्ढा युक्त हो चुकी हैं। अब गड्ढा मुक्त करने में कितना समय लगता है ये देखने वाली बात होगी। रवि, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि गड्ढा मुक्त में कितना समय लगेगा, निर्देशों का कितना पालन किया जाता है, ये महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया असद खान तमाम जानकारी के लिए। योगी सरकार का पोषण अभियान सिद्धार्थनगर जिले में केवल कागजों तक ही सीमित है। दरअसल पूरा मामला नगर पालिका परिषद का है, जहां बाल विकास परियोजना शहर के तहत 15 आंगनबाड़ी सेंटर्स कागजों में संचालित होते हैं, लेकिन इसकी असलियत कुछ और ही है। हालांकि इस मामले को लेकर कुछ ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत भी की है। वहीं मामले को लेकर डीएम ने कहा कि आंगनबाड़ी संचालन के संबंध में जो भी शिकायतें आ रही हैं उन्हें गंभीरता से लिया जाएगा। साथ ही मामले में जो कोई दोषी पाया जाएगा उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। अच्छा, यहाँ ये सिद्धार्थनगर नगर पालिका? हाँ, सिद्धार्थनगर नगर पालिका है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पता चला इस आवास में, इस काशीराम कॉलोनी में जो है 14 आंगनबाड़ी सेंटर संचालित हैं। आज तक तो नहीं पता था, लेकिन सहायिका जो हैं उन्हीं के माध्यम से जानकारी हुआ कि यहाँ है। बाकी आज तक हमको इतना दिन हो गया, या यहाँ के निवासी जो भी हैं
आज तक किसी को कोई कुछ जानकारी नहीं था कि यहाँ 14 सेंटर है और चलता है। शिकायत पड़ी, उसके बाद जाके इसका भंडाफोड़ हुआ कि हाँ यहाँ पे 14 सेंटर चलता है, वो भी कुछ बंद हैं। और कुछ जब जानकारी हुआ कि हाँ अधिकारी आने वाले हैं या कोई आने वाला है, तो बच्चे को बुला के बैठा के अपना फॉर्मेलिटी। देखिए, जो आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन का संबंध में जो शिकायत मिला है, इसका हम लोग गंभीरता से लेंगे और डीपीओ को निर्देश देंगे और स्वयं मौके पर निरीक्षण करके मतलब जरूर अवश्य। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। दुर्गेश, जिस तरीके से पोषण अभियान यहाँ सिर्फ कागजों में ही चलने की बात आ रही है, शिकायत भी डीएम से हो गई है, अब क्या कुछ अपडेट है? आपको बताना चाहेंगे कि जो पोषण अभियान मोदी सरकार जो हमारे छोटे बच्चे हैं सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया, पोषण अभियान लाया, हाथ फूट लाया और हाथ फूट जब लाया तो उनका ये एक उद्देश्य था कि बच्चों को पौष्टिक जो है वो आहार मिल पाए आंगनबाड़ी केंद्र तक। ठीक है, लेकिन जो ये जी, तो दुर्गेश आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से जो दोषी होगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, ऐसे यहाँ पर जो संबंधित अधिकारी हैं उनका कहना है। तो आंगनबाड़ी सेंटर्स को लेकर डीएम से अब शिकायत भी कर दी गई है। जिलाधिकारी का ये कहना है कि इस पर जो है पूरा संज्ञान लिया जाएगा। तो हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर आगे की कार्रवाई अब देखने को मिलेगी। दुर्गेश जी देखिए, एक चीज मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जब से हमारे जिले में नवागत जो जिलाधिकारी आए हैं डॉक्टर राजा गणपति जी, तब तक यहाँ पे जिले में काफी चीजें सुधार देखने को मिल पा रही हैं। और जहां तक हम आंगनबाड़ी केंद्रों की बात करें तो जैसे शिकायतकर्ता खुद बता रहा है कि यहाँ पर इनको बाद में पता चलता है कि यहाँ पे 15 केंद्र संचालित हैं और जो 15 केंद्र संचालित होने के बाद भी यहाँ पर वो सुविधाएं जो सरकार की योजनाओं में है वहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर यहाँ के जो वासी थे उन्होंने इसके लिए जिलाधिकारी को शिकायत भी की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी के लिए आपका। सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई तरह की योजनाएं और सुविधाएं आम जनमानस को दे रही है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसे सरकारी डॉक्टर हैं जो सरकार की योजनाओं को पलीता लगाकर सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं। ऐसा ही मामला बलिया से सामने आया, जहां एक अस्पताल में तैनात हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव राय की दबंगई का अलग अंदाज सामने आया है। जहां डॉक्टर ने सिटी मजिस्ट्रेट को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन समय रहते पुलिस ने डॉक्टर की कोशिशों को नाकाम कर दिया। वहीं मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट ने अस्पतालों को सीज कर दिया है, साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिलाधिकारी महोदय के यहाँ एक शिकायत मिली कि सरकारी डॉक्टर जिला चिकित्सालय में ना बैठ करके जो जिला चिकित्सालय में बैठने का टाइम है उस अवधि में बैठकर अपने अपने आवास पर या अपने अपने क्लिनिक पर उनके द्वारा जो है प्रैक्टिस की जा रही है। इस शिकायत पर जिलाधिकारी महोदय ने सीडीओ सर से जांच कराई। जांच में पाया गया कि लोग अपना अपना क्लिनिक अपना अपना अल्ट्रासाउंड खोल करके कार्य करते हुए पाए गए। तो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर और सीडीओ साहब के निर्देश पर इन लोगों की जो अल्ट्रासाउंड चल रही है उसको सील किया गया है और उनको ये दिखाना होगा कि उनका वॉइस अल्ट्रासाउंड है कि नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि उन्हें चिकित्सालय अवधि में प्राइवेट प्रैक्टिस करने का अधिकार है या नहीं। ये सब चीज़ें जब दिखाएंगे तब उनके खिलाफ जो है जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाए। इस खबर पर भी अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता अमित कुमार फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ हैं। अमित, यहाँ पर जिस तरीके से देखा गया कि अस्पतालों की लापरवाही और सीधे तौर पर जो योजनाएं हैं सरकार की उनको पलीता लगाते हुए डॉक्टर सामने दिखाई दे रहे हैं, अब क्या कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है आगे? जी रवि, बता दें कि जो यहाँ के डॉक्टर हैं वो ज़्यादातर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और हॉस्पिटल में कम बैठते हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने छापामारी की, जिसमें डॉक्टर साहब को नागवार गुजरी और तूतू में उतर गए डॉक्टर सिटी मजिस्ट्रेट से। जी बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए आपका। श्रावस्ती में शहर से लेकर गांव तक डायरिया का प्रकोप जारी है। अलग अलग क्षेत्रों में डायरिया के मरीज भारी संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं। पिछले 4 दिनों में अब तक 2 भाइयों की उल्टी दस्त से मौत हो गई, जबकि कई मरीज हर दिन जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नहीं दिखाई दे रहा है।
क्या हुआ आपके लड़का से? डायरिया कब से है? आज 50 रोज चल रहा है। कौन मोहल्ला में रात? भारी मोहल्ला। बारी मोहल्ला। उल्टी दस्त। उल्टी दस्त कब से आवत है? संघवे कहाँ रात है? भितुहरिया। हैं? भितुहरिया। का नाम है आपके लड़का के? दीपक। कै साल के? 10। का होएगा? डायरिया बुखार। डायरिया बुखार। डायरिया बुखार? कितने दिन से? कल शाम से, कल सुबह से। कल सुबह से? तो कहाँ भर्ती है उसमें? इसमें तो भिंडा जिला अस्पताल। क्या हुआ आपके बच्चे के साथ में? उल्टी दस्त। कब से आवत है? शाम से। शाम से आवत है? कै साल का लड़का है? 3 साल का। टीका लेके आओ, दवाई करा, क्या मामला है? ये हमारे भाई का लड़का है, बहुत बीमार है कि शाम को यहाँ पेचिस होगा है। हाँ। उसे उल्टी दस्त चालू होगा है। हाँ। और गांव में कम से कम 10-15 आदमी के है बात है। एक बच्ची मर भी चुकी है शाम से। अच्छा ये बताओ, कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची गाँव में? कोई नहीं पहुँचा है। कौन सा थाने में लगता है आपका गाँव? सिरसिया। इस पर भी अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता दुर्गेश शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दुर्गेश, यहाँ पर जिस तरीके से डायरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और साफ तौर पे देखने को मिला कि जो अस्पताल हैं, जो स्वास्थ्य विभाग है, वो लापरवाह बना हुआ है। जी बिल्कुल, आपको बता दें श्रावस्ती जिले में इन दिनों डायरिया का प्रकोप तेजी से शहर से लेकर गांव तक तेजी से फैल रहा है। लोगों को डायरिया अपने आगोश में ले रहा है। शहर से गांव तक के लोग डायरिया से और रहस्यमय के बुखार से ग्रसित नजर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग डायरिया के जो प्रकोप है इससे कहीं ना कहीं अनजान बना हुआ है, अलर्ट नजर नहीं दिखाई दे रहा है। और वहीं आपको बताते चले कि बीते 4 दिनों में 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ये घटना जमनहा का मामला प्रकाश में आया। लगातार श्रावस्ती में डायरिया तेजी से पैर फंसा रहा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग डायरिया को लेकर अलर्ट नजर नहीं दिखाई दे रहा। जी अभी जो गाँव की स्थिति बनी हुई है, शहरों की स्थिति बनी हुई है, वहाँ पर लोगों को एहतियात के तौर पर भी क्या कुछ घर घर जाकर वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुँचती हुई दिखाई दे रही हैं, और ताकि लोगों को बचाया जा सके? क्योंकि इसके ज़्यादातर प्रकोप में देखा जाए तो बच्चे इसकी चपेट में ज़्यादा आते हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें डायरिया का जो प्रकोप है, अधिकतर जो बच्चे हैं अधिकतर परेशान नजर दिखाई दे रहे हैं डायरिया से। लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो अलर्ट नजर नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि बरसात के समय में डायरिया का प्रकोप और रहस्यमय बुखार का प्रकोप ये तेजी से शहर से लेकर गांव तक तेजी से फैल जाता है। लेकिन इस मुद्दे पर अभी तक स्वास्थ्य विभाग की टीम अभी जगी नहीं है और कहीं न कहीं लापरवाही बड़ी देखने को मिले। स्वास्थ्य विभाग की टीम अगर तत्परता दिखाते हुए डायरिया और रहस्यमय बुखार पर अगर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगाम लगाए तो लगाम लगाया जा सकता है। लेकिन पूरे मामले पर स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट नजर नहीं दिखाई दे रही, जिसके चलते जिला अस्पताल में प्रतिदिन 20 से 30 मरीज डायरिया के प्रकोप से ग्रसित नजर दिखाई दे रहे। जी दुर्गेश, जिस तरीके से डायरिया यहाँ पर फैल रहा है, क्योंकि खास तौर पर देखा जाए तो मानसून सीजन में गंदे पानी की वजह से भी ये इफेक्ट होता है, तो यहाँ पर क्या इस तरीके की लापरवाही है? वजह क्या मानी जा रही है कि इतनी बहुत तेजी से तमाम लोगों को इसने अपने चपेट में ले लिया? जी बिल्कुल, आपको बता दें बरसात के समय में जो गंदा पानी एकत्रित हो जाता है और जगह जगह वाटर लेवल जो ऊपर आ जाता है, और इससे चलते जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर में वो कहीं ना कहीं ये गंदा पानी पीने से और जो जमाव जल भराव होती है इससे बताया जा रहा है कि डायरिया का प्रकोप अधिक हो जाता है, जिसके चलते श्रावस्ती के जो लोग हैं शहर से लेकर गांव तक अधिकांश लोग जिला अस्पताल या नजदीकी अस्पताल में डायरिया से ग्रसित नजर दिखाई दे रहे हैं और लोग अपना इलाज अस्पतालों में कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इटावा में 7 साल की बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि थाना एक दिल में एक 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर तत्काल सीओ सिटी को फोर्स के साथ घटनास्थल के लिए मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। उन्होंने बताया कि नाबालिग बच्ची को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भतीजी है हमारी, उसके साथ बर्बरता हुई है, तो उसी का मेडिकल होने के लिए आया है। किस तरीके की बर्बरता हुई है? उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की है या हुआ है, वो तो यहाँ रिपोर्ट जो निकलेगी।
क्या नाम है उसका जो जिसने भी बर्बरता की है? अंकित राठौर। ये कहाँ के रहने वाले हैं, किस तरीके से संपर्क में आए? ये हमारे मकान के जस्ट पास में ही रहते हैं, उनका भी मकान बगल में ही है। क्या करते हैं ये? मजदूरी का काम है इनका। तो क्या बच्ची मतलब खेलने कूदने के लिए अक्सर जाया करती थी? नहीं, अक्सर नहीं, कभी कभार बच्चे हैं, भाई पड़ोस का है तो हम चले जाते बच्चे खेलने के लिए। थाना एक दिल इटावा में एक मामला संज्ञान में आया है। एक 7 साल की बच्ची के साथ घटना की दुष्कर्म करने की घटना का सूचना मिली थी, जिसके आधार पर तत्काल सीओसिटी और इंस्पेक्टर इत्यादि सभी लोग रश किए और जो भी संज्ञान में आया उसमें एक व्यक्ति अंकित राठौर नाम का है, उसमें 23-24 साल का है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया तत्काल प्रभाव से और कस्टडी लेकर पूछताछ भी की जा रही है तथा जितने भी फॉरेंसिक या डिजिटल एविडेंसेज होते हैं कलेक्ट किए जा रहे हैं। इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई अभियुक्त के खिलाफ की जा रही है। साथ ही साथ इसमें NSA पैटर्न पर FIR कराई गई ताकि जो है सख्तम कार्रवाई मुलजिम के खिलाफ की जा सके। यूपी के शाहजहांपुर में 1 महीने पहले हुए डकैती कांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 1,20,000 नगद और सोने चांदी के आभूषण भी बरामद किए। शाहजहांपुर के थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र के मिस्ट्रीपुर स्थित थाना व्यापारी के घर बदमाशों ने 20 जुलाई की रात को डकैती की थी। SOG और थाना रामचंद्र मिशन पुलिस ने नौशाद, अनिल गुप्ता और आदिल को गिरफ्तार कर लिया है। तमंचे के बल पर डकैती की घटना की गई थी। उस क्रम में थाना RCM पर क्राइम संख्या 206/24 धारा 310 2 BNS में पंजीकृत भी किया गया था। इसमें लगातार SP सिटी के नेतृत्व में टीमें काम कर रही थी और उसी क्रम में इस घटना को अंजाम देने वाले 3 अभियुक्त जिनका नाम नौशाद पुत्र इसाक अहमद है और अनिल कुमार गुप्ता और आदिल पुत्र अब्दुल है, उनको आज सदर बाजार क्षेत्र में जो पथवारी मंदिर उसके पास से अरेस्ट किया गया है और इनके पास से घटना जो डकैती हुई थी उसके 1,20,000 रुपये, साथ ही साथ अवैध तमंचा और अन्य आभूषण बरामद हुए।